सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। दिस इज रोहित 20AR10038 IIT खड़गपुर। एंड आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने 3 सीरीज लॉन्च किए हैं एवरग्रीन क्वेश्चंस को लेकर इन फिजिक्स। ओके, और सबसे पहला जो सीरीज है प्योरली जेईई मेंस ओरिएंटेड है, दूसरा प्योरली नीट ओरिएंटेड, एंड थर्ड जो है वो प्योरली जेईई एडवांस रिलेटेड। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एवरग्रीन क्वेश्चंस है क्या। तो होता क्या है कि कभी कभी तुमने देखा होगा कि अगर फॉर एग्जांपल तुम फ्लक्स के क्वेश्चन को एनालिसिस करो, ठीक है, जो एडवांस में आ रहे हैं, प्रीवियस 2-3 साल से जो आ रहे हैं, जनरली पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तुमने क्या देखो, कभी सिलेंडर रखते हैं, कभी स्फीयर रखते हैं, और फिर उससे कुछ पास कराते हैं, रॉड वगैरह समथिंग, ठीक है, जो चार्ज कंटेन करते हैं। तो तुम देख रहे हो क्वेश्चन सेम है, बट कभी क्या किया जा रहा है, सिलेंडर को हटा के स्फीयर रखा जा रहा है, फिर कभी कुछ रखा जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न पूछने का सेम ही है, बट थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जा रहा है। ओके, तो मैं उसी तरह के क्वेश्चंस को उठाया हूं, ठीक है, जिनके हाई प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ा सा उन्हें मैनिपुलेट करके उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स में। ठीक है, और इस तरह करके मैं क्या करूंगा, पूरे तुम्हारे फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उनका कंप्लीट कराने वाला हूँ। मैं हर एक चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस उठाऊंगा, 5, 6, 7 जितना लगेगा मुझे सफिशिएंट, ठीक है, उतना मैं यहाँ पे करा दूंगा। मैं बोलूँगा कि तुम वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो हर एक क्वेश्चन को, और तुम्हें मैं हैंड रिटन सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो तुम वहाँ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ मैंने हैंड रिटन सॉल्यूशन भी दिया है, तो PDF वहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो ऑब्वियसली, ठीक है, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। हो सकता है इनमें से एक क्वेश्चन तुम्हारे एडवांस में कभी ना कभी आ जाए, ठीक है, इनसे रिलेटेड। अगर वो 4 नंबर भी तुम्हें मिलते हैं ना इस वीडियो से, तो मेरे लिए काफ़ी है। ओके, तो मेरा एक ही मोटो है कि तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्स में नंबर आए, तुम एक बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में जा सको। ओके, और इन एवरग्रीन क्वेश्चंस करने के बेनिफिट्स क्या है, तो वो मैं बताता हूँ। सबसे पहला, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट रिवीजन होंगे, ठीक है, प्लस तुम्हारे सारे फॉर्मूले रिवीजन होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जेईई एडवांस में आएंगे। ओके, एग्जिट तो नहीं आ सकते, तुम्हें भी पता है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, नए क्वेश्चन बनाए जाते हैं, बट एक पैटर्न पूछने का होता है। ठीक है, वो पैटर्न हो सकता है कि इस क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें क्लियर हो पाए, ठीक है, क्रैक कर पाओ कि हाँ ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कभी किए हैं, बस थोड़ा सा मैनिपुलेट क्वेश्चन को किया गया है। ओके, तो चलो पढ़ते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय सेमी सर्कुलर रॉड हैविंग चार्ज Q as shown in figure. Okay, radius of the wire is R and the line of charge with linear charge density lambda, okay, passes through the center and is perpendicular to the plane of the wire. ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। एक काम करता हूँ मैं, इसे XYZ प्लेन पे दिखाता हूँ, ठीक है, एक्सिस पे शो करने की कोशिश करता हूँ। वेट, दिस इज माई Y एक्सिस, दिस इज माई X एक्सिस, दिस इज माई Z एक्सिस। तुम कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पूछा नहीं है, तुम कोई भी एक्सिस ले सकते हो। मेरा फेवरेट है ये है, मैं Z ऊपर रखता हूँ, X यहाँ और Y यहाँ पे। ठीक है, तो इसे मैं एक्सटेंड करता हूँ X एक्सिस को, ऐसे थोड़ा एक्सटेंड करने के बाद मैंने क्या पाया, इससे X पहले बना देते हैं। ये किस प्लेन में, XY प्लेन में, ठीक है, ये XY प्लेन में। और मैं एक काम करता हूँ, और ये एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं, रुको, डिफरेंट कलर यूज़ करता हूँ। तो ये मेरा क्या है, Z एक्सिस पे मैं उस रॉड जो रॉड है ना स्ट्रेट लाइन वाला, ठीक है, उसे मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो इसका कितना दे रखा है, लिनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखा है, और इस पे चार्ज कितना दे रखा है, टोटल प्लस Q दे रखा है, यानी ऐसे कुछ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे ऐसे। ओके, दिस। तो काम करता हूँ मैं, एक छोटे से एलिमेंट यहाँ कट करता हूँ, ठीक है, और इस पर देखता हूँ इस वायर के कारण, इन्फिनाइट वायर के कारण कितना फोर्स इस पर लग रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे पहले मिला देता हूँ ऐसे, और इस डायरेक्शन में मैं एक कैप देता हूँ। डायरेक्शन अभी निकालना सिखाऊंगा, डोंट वरी। एंगल थीटा ले लेता हूँ, तो ध्यान से देखो, अगर ये मेरा, अगर ऐसा कुछ है Y एक्सिस, ये मेरा X एक्सिस है, क्योंकि XY प्लेन है ना, ये एंगल कितना एंगल बना रहा है एक्सिस का, थीटा। ये मेरा एक कैप है, तो एक कैप कितना हो जाएगा, सिंपली cos थीटा I कैप प्लस साइन थीटा J कैप। ठीक है, ये मेरा एक चीज़ हो गया, मैंने ये एंगल निकाल दिया। मैंने क्या किया, वाला छोटा सा DQ लेना है यहाँ पे, तो DQ, छोटा सा DQ लेना है। DQ लेकर लेंगे, छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ काटेंगे, इतना, कितना विड्थ का, एंगुलर विड्थ कितना होगा, d थीटा होगा। वेट, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, और इसे निकालते हैं DQ कितना आएगा। तो कुछ इस तरह का चीज़ है, ठीक है, ये मेरा यहाँ पर DQ है, और DQ कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू लेंथ DL। और DL के कैसे निकालोगे, DL कैसे निकालोगे, तो DL कितना, ये अगर d थीटा है और ये एंगल R है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, जो लेंथ होता है आर्क, ये क्या बोलते हैं इसको, आर्क लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो DL कितना हो जाएगा, R इंटू d थीटा।
तो तुम्हारा डी क्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा आर डी थीटा। अब ये दो चीज़ जो निकले हैं ना, इसे मैं एक जगह लिख लेता हूँ, चलो यहाँ लिख लेता हूँ। ए कैप जो है, एक मिनट दिख रहा है ना, हाँ, ए कैप जो है मेरा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और मेरा जो डी क्यू आया वो कितना आ गया, डी क्यू आर डी थीटा और यहाँ पे लैम्डा। ठीक है, ये दो चीज़ आएगी, इसका यूज़ मैं करने वाला हूँ इसलिए मैं यहाँ लिख दिया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं, मैंने छोटा सा डी क्यू निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कितना फोर्स लग रहा है। तो ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकालूं या फिर डीएफ ही निकाल लेता हूँ, छोटा सा फोर्स इस वायर कारण इस छोटे से एलिमेंट्री लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है, इस छोटे से एलिमेंट्री डी क्यू पे कितना फोर्स लग रहा है, तो कितना हो जाएगा डी क्यू इंटू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो डी क्यू का वैल्यू अभी निकाल चुका हूँ, यहाँ पे लिख दो लैम्डा, इसका पहले से लैम्डा दे रखा है तो इसको लैम्डा 1 ले लेता हूँ। ठीक है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है लैम्डा 1 ले लेता हूँ। चलो ठीक है, तो यहाँ लैम्डा 1 आर डी थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाता है तुम्हें ही पता है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे ए कैप। ठीक है, ए कैप, तो ए कैप का वैल्यू डालते हैं। सबसे पहले जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, तो लैम्डा 1 कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, आर भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, इसे भी बाहर निकाल दो। अब यहाँ पे क्या बचा तुम्हारा, ए कैप को क्या लिख सकते हैं, और डी थीटा है ना, डी थीटा का भी रहने यहाँ पे। ए कैप को कितना लिख सकते हैं, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ओके, ये मैंने लिख दिया। अब क्या करते हैं, डी थीटा को अंदर डालते हैं। ठीक है, तो क्या आता है देखते हैं, लैम्डा 1 लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर डी थीटा, और कितना हो जाएगा ये, कॉस थीटा डी थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा डी थीटा जे कैप। ओके, हाँ, अब हम क्या करेंगे, मुझे डी एफ निकल चुका है, और लेट मी चेक, कुछ छूटा तो नहीं है, अच्छे से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। डी क्यू ठीक है, एप्सिलॉन आर ठीक है, क्योंकि लैम्डा बाई आर, यहाँ आर छूटा हुआ है। ओके, यहाँ आर छूटा हुआ है, यहाँ आर डाल देते हैं, तो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, मुझे एफ निकालना है, तो एफ निकालने क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसे, तो लैम्डा 1 लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और कॉस थीटा डी थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा डी थीटा जे कैप। तुम बोल रहे हो कि आई कैप जे कैप ऐसा मैंने देखा ही नहीं कहीं। ठीक है, या फिर ज़्यादातर आदत होते हैं क्या, कंपोनेंट ऐसे देखते हैं कि ये कंपोनेंट्स को कैंसिल करेंगे, ये कंपोनेंट उसे कैंसिल करेंगे, बट यू विल नॉट बिलीव, ये प्रॉपर मेथड है। ठीक है, और ये मेथड में तुम्हें कैंसिलेशन कौन किसको कैंसिल करेगा वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो अपने आप हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, प्योरली मैथमेटिक्स जब चलोगे तो अपने आप हो जाएगी, तुम्हें नहीं सोचना होगा ये उसको कैंसिल कर रहा है या फिर ये उसे कैंसिल कर रहा है। ओके, तो चलो अब इसे क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे, बस इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है। कहाँ से, 0 से पाई तक। 0 से पाई क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो एंगल है ना, ये 0 से स्टार्ट होगा और यहाँ पाई तक जाएगा, क्योंकि सेमी सर्कल है। 0 से पाई, 0 से पाई। ओके, तो अब इंडिकेट करते हैं कितना आ जाएगा, तो इसका इंडिकेशन कितना आ जाएगा देखते हैं। हाँ, तुम्हें दिख रहा है ना, ठीक है, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा पाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका इंडिकेशन कितना आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, इंडिकेशन देख लेना, पता नहीं सही है कि नहीं, बट ठीक है। 0 से पाई तक जाना आई कैप प्लस माइनस कॉस थीटा, कहाँ से, 0 से पाई तक जे कैप। तो ये वाला तो 0 होने वाला है, साइन थीटा वाला जो है ना पार्ट, साइन थीटा वाला पार्ट वो 0 होने वाला है। रुको मैं ऊपर लिख देता हूँ तो मैं नहीं दिख रहा होगा। तो देखो साइन थीटा वाला जो पार्ट है ना, साइन थीटा थीटा, साइन थीटा 0 से पाई तक, ये तो 0 हो जाएगा इंडिकेशन, प्लस यहाँ कितना है माइनस कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा 0 से पाई तक जे कैप। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 जे कैप बचेगा और यहाँ पे 0 आई कैप बचेगा। ठीक है, ये तो इंडिकेशन होगा। बाहर क्या है तुम्हारा पास, लैम्डा 1 लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है। ठीक है, अब आओ आगे क्या होने वाला देख लेते हैं। अब बस लैम्डा का वैल्यू पुट करना है, लैम्डा 1 का, और आंसर आ जाएगा। यहाँ पर डायरेक्शन भी मैंने निकाल दिया। देखो इससे क्या होगा, तुम्हें डायरेक्शन भी दिख गया कि हाँ फाइनली जो फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में होगा।
बट सिमेट्रिक में तुम्हें देखना पड़ता है कौन किसको कैंसिल करेगा, कौन किसको कैंसिल नहीं करेगा। तो देखो जी हाँ, एक्स कॉम्पोनेंट अपने आप कैंसिल हो गया ना, तो वही तुम लोग बोलते हो कि सिमेट्रिक से एक्स वाले कॉम्पोनेंट कैंसिल हो रहे हैं। तो देखो यहाँ 0 आ गया अपने आप कैंसिल होके, और बाकी बात जो तुम्हारा जिस डायरेक्शन में जो कॉम्पोनेंट बच रहे हैं वो यहाँ दिख गया तुमको, जी कैप क्या लाऊँ डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट बच गया, ठीक है। तो इसको कितना लैम्डा 1 का वैल्यू कितना मैंने निकाला, क्यू बाई पाई आर, लैम्डा 1 का वैल्यू जो था इंटू लैम्डा, और नीचे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और ये कितना है 2 जे कैप, जे कैप को हटा दो, कोई इशू नहीं है, डायरेक्शन नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया लैम्डा क्यू अपन पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है। तो ये हो गया। तो चलो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर आई थिंक बी नंबर ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम्स में आने के चांसेस बनते हैं इसके। तो होप तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q हैज़ बीन प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एज शोन इन फिगर, ओके, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट इन, ओके, ठीक है। और क्या देखा, एक्स वाई प्लेन इज वर्टिकल, ठीक है। तो वर्टिकल देने का सेंस क्या है, यहाँ पे जरूर जी वगैरह का यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। दिस इज माई वाई एक्सिस, थोड़ा सीधा नहीं हुआ बट ठीक है। और क्या दे रखा है, ऐसा तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी है, यू वेलोसिटी से बॉल को फेंका जा रहा है। अब प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन तुमने ऐसा देखा होगा, बहुत देखा है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाल के थोड़ा क्वेश्चन में ट्विस्ट ला दिया गया है, ओके। सो डोंट वरी, इसे सॉल्व करते हैं। कितना एंगल से फेंका जा रहा है इसे, थीटा एंगल से फेंका जा रहा है, और इधर की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म है वो। तो यूनिफॉर्म है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे होगा और चार्ज है तो फोर्स लगेगा इधर की ओर, तो इधर की ओर एक फोर्स लग रहा होगा, कितना QE, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और एक नीचे की ओर भी फोर्स है, कौन सा, mg बॉडी पे। तो टोटल यानी टोटल कि मेरे पास कितने बॉडी पे टोटल कितने फोर्स हो गए, 2 फोर्स हो गए, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इस डायरेक्शन में फोर्स है, इस डायरेक्शन में फोर्स है, तो इधर की ओर एक एक्सीलरेशन लग रहा होगा जी, और इस पे मास से डिवाइड कर दो तो एक और एक्सीलरेशन इधर की ओर लग रहा होगा नेगेटिव एक्सिस के लॉन्ग, जो कि QE/m, इसको लिखते हैं AX, ठीक है, इधर की ओर लग रहा है इस डायरेक्शन में, और एक तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो 2 एक्सीलरेशन है, इनका कुछ रिजल्टेंट होगा आपस में, कुछ रिजल्टेंट होगा, ऐसे कुछ, सपोज ऐसे मान लेता हूँ ये एंगल, ऐसे नहीं थोड़ा टेढ़ा करके देते हैं ऐसे, ठीक है। ये एंगल तो थीटा है, ये एंगल मान लेते हो अल्फा है। तो क्या देख सकते हो, जो नेट ये क्या है, ए नेट है, नेट एक्सीलरेशन इन दोनों के कारण, एक इधर के, अगर अब ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है, इतना तो हमने ऑब्जर्व कर लिया। अब ऑप्शन में क्या बोला है, द पाथ ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल मे बी पैराबोलिक। इसने बोला क्या पैराबोलिक हो सकता है, तो मैं बोलूँगा हाँ हो सकता है, ठीक है। कैसे हो सकता है आगे पढ़ते हैं, पहले सेकंड ऑप्शन में चलते हैं इजीली समझने के लिए चीज़ों को। बी ऑप्शन क्या बोला है, द पाथ ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल मे बी स्ट्रेट लाइन, हाँ ये पॉसिबल है। यहाँ आराम से देखो, अगर मैं क्या करूँ ना, अल्फा इज इक्वल टू थीटा कर दूँ, ठीक है, अल्फा का वैल्यू और थीटा का वैल्यू सेम कर दूँ, इट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन हो जाएंगे ऐसे, इधर की ओर वेलोसिटी इनिशियल और इधर की ओर मेरा एक्सीलरेशन नेट एक्सीलरेशन। मतलब ये क्या होगा, अब ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तुम बोलोगे कि कैसे पॉसिबल है, ऐसे तो थ्योरेटिकली बोल दिए, बट कैसे, मतलब कैसे होगा, तो वेट, बुक्स वगैरह में तुम्हें इस टाइप के ज़्यादातर मैथड दिए होंगे, ठीक है। अगर तुम्हें ये बुक्स में क्वेश्चन मिले तो तुम देखना वो इस टाइप के मैथड से किए होंगे, पिक्चर क्लियर नहीं किए उतने अच्छे से, बट बहुत लोगों को होगा कि उन्हें प्योरली मैथमेटिकली समझ में आना चाहिए, दिखना चाहिए, ठीक है, इक्वेशन के थ्रू। तो डोंट वरी, मैं उसे भी करके दिखाता हूँ, बट ऐसे थोड़ा समझ लेते हैं। तो सिंस क्योंकि फोर्स इधर की ओर है, नीचे की पीछे की ओर, और एक्सीलरेशन बैक साइड में, और तुम्हारा वेलोसिटी जो है आगे की ओर है, तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा, ठीक है। और वही जब अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा होगा ना, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा। पैराबोलिक कैसे होगा मैथमेटिकली, मैं वो भी बता देता हूँ, वेट डोंट वरी, ठीक है। तो तुमने क्या देखा, अल्फा बीटा, अल्फा जब इक्वल नहीं होगा, जब एंगल इक्वल नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा। और अगर अल्फा बीटा के बराबर होगा, यानी तुम दोनों क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है, फोर्स एक्सीलरेशन और ये इनिशियल वेलोसिटी, तो स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव करेगा। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा, और मैथमेटिकली भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहले थर्ड ऑप्शन देखते हैं, सी में क्या बोला है, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पार्टिकल इज 2u sin थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट इसने क्या बोला, 2u sin थीटा अपन जी।
ये थोड़ा सही लग रहा है। ऐसा क्यों? देखो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हम कब देखते हैं, हम ऊपर की ओर देखते हैं कि वेलोसिटी होता है u sin थीटा और नीचे की ओर एक्सीलरेशन होता है, प्रोजेक्टाइल में पढ़ा होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये आता है, हमें कोई मतलब नहीं होता कि नीचे का कंपोनेंट क्या है, इधर का कंपोनेंट क्या है, इधर फोर्स है कि नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम बस ये देखते हैं कि ऊपर की ओर मेरा ये कंपोनेंट है और नीचे की ओर जी लग रहा है। हाँ इसमें चेंजेस आता कब आता, जब मेरा जी में चेंज आता, बट जी में तो कोई चेंजेस आ नहीं रहे। तो जो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमने प्रोजेक्टाइल में नॉर्मली पढ़ा था 2u sin थीटा बाई जी, अभी भी वही होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो अभी भी सेम रहेगा क्योंकि जी में कोई इफेक्ट, कोई चेंजेस नहीं आया देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए सी ऑप्शन भी सही है। और जो फोर्थ डी ऑप्शन देखते हैं वो क्या है, रेंज ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल कैन बी लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा साइन 2 थीटा बाई जी। तो देखो जब इधर की ओर कोई फोर्स नहीं होता ना, इस डायरेक्शन में जब कोई फोर्स नहीं होते हैं, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हमारा जो रेंज आता है कितना आता है, वो आता है तुम्हारा यू स्क्वायर, ऑप्शन में क्या दे रखा है डी ऑप्शन में, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी। ये होता है, ये कब होता है, जब एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होता है। बट रुको यहाँ पे एक फोर्स है इधर की ओर और बॉडी कुछ ऐसे जा रहा है, तो ऑब्वियसली क्या करेगा, इसको रिटार्डेट करके, और जो पहले इधर जा रहा था अब कहाँ जाएगा, अब यहीं जाएगा, ठीक है। अभी भी हाइट वही कवर करेगा, कोई इशू नहीं है। बट ये जो है ये वाला पोर्शन रेंज, वो रेंज छोटा हो जाएगा जो ओरिजिनल था। तो मैं क्या बोलूँगा, ऑलवेज भी लेस देन, हमेशा कम होगा ओरिजिनल, जो मेरा ओरिजिनल होना चाहिए था, ठीक है, विदाउट दिस इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ बोला है कैन बी, यहाँ पे तीनों ऑप्शन बोला है, हो सकता है नहीं हो सकता है, ये भी ऐसे कुछ बोला है, ठीक है, बट हमेशा छोटा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी, और ए और बी को मैं कैसे क्लियरली बता पाता कि हाँ स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा। तो चलो उसको समझते एक बार, ठीक है। तो हमारा क्या कैसे सिचुएशन है वो देख लेते हैं पहले। कुछ ऐसा बॉडी प्रोजेक्टाइल करेगा, ठीक है, और ये तुम्हारा रेंज हो जाएगा जो भी है, और ये तुम्हारा हाइट हो जाएगा h, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, ये एंगल यहाँ से थीटा है, और ये u वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रहा है। तो तुम्हारा जो टाइम लगेगा बॉडी ट्रैवल करने में, सपोज t लगेगा, ठीक है, मान लेते हैं, या फिर छोड़ो, उसका कोई काम ही नहीं है। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना h कितना हो जाएगा, जो पड़े हो ना h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला, वो वाला। तो यहाँ लगाएंगे h जो हो जाएगा y डायरेक्शन में, सपोज इसको y ले लो, ऐसे y कितना ऊपर जा रहा है, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा यू टी और माइनस हाफ GT स्क्वायर, ओके। एंड x डायरेक्शन में कितना मूवमेंट हो रहा था, सपोज ये x जो डिस्प्लेसमेंट होता है, x को कितना बोलेंगे, ये UYT ले लो, और यहाँ पे UXT ले लो, UXT माइनस हाफ, और एक्सीलरेशन क्या है, डीएसलेट हो रहा है, तो इसको लिखेंगे AX मैग्नीट्यूड इंटू टी स्क्वायर। नेगेटिव क्यों लगा है, डीएसलेशन हो रहा है, यहाँ पे भी नेगेटिव क्यों लगा है, डीएसलेशन हो रहा है। अब क्वेश्चन में पहला ऑप्शन में क्या बोला है कि द पाथ ऑफ द पार्टिकल मे बी पैराबोलिक, क्या पैराबोलिक हो सकता है। तो पाथ मतलब क्या, इक्वेशन अगर मिल जाए ना, जैसे अगर मैं ऐसे मिल जाए y इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C, तो हम क्या बोलेंगे, पाथ कैसा है, पाथ कैसा है मेरा, पैराबोलिक है। तो इस तरह की अगर चीज़ें मुझे मिल जाए मैं बता सकता हूँ। तो सिंपली इससे क्या करना है, अगर फाइंड करना है कि कैसे क्या हो रहा है, मतलब पाथ कैसा है, तो मैं क्या करूँगा, टी को एलिमिनेट कर दूंगा। यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से टी को एक्स के फॉर्म में निकालूंगा, ठीक है, ऑब्वियसली, और फिर मैं क्या करूँगा, टी को एक्स के फॉर्म में निकाल के और यहाँ पे पुट कर दूंगा, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आई नो, बट चीज़ें को अगर क्लियर करना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा, वाई क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिल जाएगा, ऐसे फॉर्म में मिलेगा, प्लस BX प्लस C, ठीक है। तो यहाँ से पता चल जाएगा हाँ पैराबोलिक हो रहा है। तो बी ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन में क्या बोला है, द पार्ट ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल मे बी स्ट्रेट लाइन, तो हाँ हो सकता है, इसने नहीं बोला कि हमेशा होगा, बट बोला है मे बी, तो सही है, हो सकता है, ठीक है। जब हम t को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, तो y और x में एक इक्वेशन बनेगा, ठीक है, समथिंग इक्वेशन, और इसमें क्या है, तुम्हारा ax वेरिएबल है, तो तुम ax को इस तरह रखोगे, किसी तरह कैंसल आउट होके क्वाड्रेटिक जो है वो स्ट्रेट लाइन में बन जाए, तो पॉसिबिलिटी है, बन सकता है। वहाँ से भी मैंने बता दिया था कि अगर सिचुएशन ऐसा बन जाए, u इधर है और a एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन इधर की ओर है, तो भी स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो इसे जब तुम एनालिसिस करोगे ना, इसे एलिमिनेट करके, तो तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है, लोकस से पता चल जाएगा, स्ट्रेट लाइन का तुम्हें लोकस मिल जाएगा, तो उसे तुम बोल सकते हो हाँ ये पॉसिबल है। तो इस तरह भी तुम एनालाइज कर सकते हो। बुक्स वगैरह में ये नहीं दिया है टी, ये मैंने खुद से एनालिसिस किया, तो मुझे भी पता चल गया हाँ इसे भी ऐसे भी एनालाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो प्योर कोर्स से समझना है तो ऐसे समझ सकते हो तुम, टी को एलिमिनेट करके डायरेक्ट तुम लोकस ही निकाल लो,
लोकस निकालोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा हाँ ये स्ट्रेट लाइन है कि पैराबोलिक है। ओके, तो चलो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग और इजी भी है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तुमने ये वाला क्वेश्चन देख रखा होगा, एक पूरा क्या स्फीयर है, इसमें एक कैविटी है। तो इस बार स्फीयर ना देखे ना, तुम्हें सर स्क्वायर प्लेट टाइप का कुछ दे रखा है इनफाइनाइट लेंथ का। ठीक है, और वहाँ से कैविटी काटा गया है। ठीक है, कैविटी नहीं बोलोगे, सीट निकाल दिया गया वहाँ से, सर्कुलर सीट। तो चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को एक बार। एन इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक सीट हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा हैज अ होल ऑफ रेडियस आर इन इट। ओके, एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट पी on the axis of the hole at a distance √3r from the center। उसके बाद बोला find the speed with which it crosses the plane of the seat। ठीक है, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है, ध्यान से देखो इसे। ये मेरा इनफाइनाइट लेंथ का सीट हो गया, और इसमें मैंने क्या किया, एक कट करना है यहाँ पे। ये कौन सा एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, एंड ये क्या, ये कौन सा है, ये एक्स एक्सिस है, और तुम्हारा ये वाई को एक्सटेंड किया गया। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखा जाए, ठीक है, तो हमें निकालना क्या पहले वो देखिए। तो यहाँ पे एक ऐसा कुछ दे रखा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इस लेंथ पे, यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे, √3r डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ऑब्वियसली इस पर चार्ज प्लस क्यू दे रखा है ऐसे सिग्मा चार्ज डेंसिटी के साथ। ठीक है, तो अब इसलिए से फोर्स लगाएगा, और फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इधर की ओर जनरेट होगा। और तुम्हें पता है कि नेगेटिव चार्ज जब होता है, नेगेटिव चार्ज जो होता है, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यानी फोर्स इधर की ओर लगेगा, और ये बॉडी धीरे धीरे मूव करेगा, और कुछ स्पीड से यहाँ से पास करने वाला है। ठीक है, क्योंकि इस पर एक्सीलरेशन जनरेट होगा इधर की ओर, और फिर ये कुछ स्पीड गेन कर लेगा। तो इसे सॉल्व करने का क्या तरीका है, ध्यान से देखो। तो हमने एक पढ़ा है, सीट के लिए कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सीट के लिए। ठीक है, इनफाइनाइट सीट के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि इंडिपेंडेंट होता है आई थिंक ये इस लेंथ से। ठीक है, लेंथ से इंडिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। बट यहाँ पे पूरा वैसा नहीं है, मेरे पास यहाँ पे कट आउट निकाला हो गया है इसमें। तो मैं क्या करूँगा, पहले उस टाइप की चीज़ें जनरेट करने की कोशिश करूँगा। एक चीज़ समझो, सिंपल एक चीज़ समझो। पहले अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, एक पॉइंट है, ठीक है, सपोज पॉइंट पे है, यहाँ पे एक चार्ज +2q रखा है मैंने। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k2q अपन डिस्टेंस r ले लो, r²। अगर मैं इसको फिर से निकालना चाहूँ तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक बार q रखा, फिर एक बार q रखा, और फिर दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा, kq/r² प्लस kq/ 2 बार करके निकाला मैंने, यानी इस चार्ज को मैंने ब्रेक कर दिया, फिर ऐड किया, तो फिर मुझे क्या मिल गया, 2kq/r², जो पहले आ रहा था। इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को मतलब तोड़ सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते थे, हम काम कर सकते थे, 3q निकालते और -q के लिए भी निकालते, फिर ऐड करते। तो 3q के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3kq अपन r², और एक नेगेटिव लिए कितना होता है, -kq/r², और जब दोनों को ऐड करते कितना आता है, 2kq/r²। मतलब हम कुछ नेगेटिव चीज़ ऐड कर सकते हैं, और फिर पर ऐड करने के बाद भी जो मेरा रिजल्टेंट आना चाहिए, मतलब चार्जेस का रिजल्टेंट आना चाहिए, वो सेम ही आना चाहिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो यही वाला हम चीज़ें यहाँ पर अभी लगाने वाला है। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ये बहुत बेसिक था, और इसमें क्वेश्चन आते हैं, याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलो इसको मैं इसमें ब्रेक करता हूँ, एक ऐसा कंप्लीट शीट। ठीक है, कंप्लीट शीट पॉजिटिव सिग्मा के साथ। ठीक है, और यहाँ पे कोई कैविटी टाइप की चीज़ें नहीं है, कुछ भी कट आउट करके नहीं निकाला गया। अब प्लस ऐसा कुछ लेते हैं, इसका नेगेटिव सिग्मा है, और यहाँ पे प्लस सिग्मा है। अब मैं देखो ध्यान से, इसका रेडियस r है। ठीक है, इसे मैं अगर ऐड कर दूँ यहाँ पे, तो प्लस सिग्मा वाला सर्कल और माइनस सिग्मा वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर मुझे फिर क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ऐसा चीज़। ठीक है, हाइपोथेटिकल है। ठीक है, ऐसा ओरिजिनल नहीं है, हाइपोथेटिकल है। तो ऐसा हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे कारण निकाल दूंगा यहाँ पे, और एक बार इसके कारण निकाल लूँगा, और फिर टोटल फोर्स देख लूँगा कितना लग रहा था। अब इसलिए टोटल फोर्स वही लगेगा इसके कारण जितना कैविटी के कारण था। ठीक है, तो चलो अब निकालते हैं। तो इसके कारण से सीट पूरे सीट के कारण यहाँ पे कितना होगा, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा/2 एप्सिलॉन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस पॉइंट पे। अब फोर्स कितना लगा देंगे, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज डाल देते हैं यहाँ पे, और डायरेक्शन कैसे होगा, इधर की ओर होगा, सेंटर टुवर्ड सेंटर। ठीक है,
दूसरा, इस नेगेटिव के कारण कितना होगा, नेगेटिव के कारण किधर होगा, इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अपोजिट ऐसे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी है, इसको रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा, पहले इधर की ओर था अब इधर की ओर, इसी कारण कितना होगा, तो अब इसलिए तुम्हें पता है सीट के कारण कितना होता है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण हो जाएगा, ये सीट के कारण, ठीक है, सर्कुलर सीट के कारण, और किस डायरेक्शन में होगा, तो इधर की ओर होगा, ठीक है, इधर की ओर क्यों होगा, अपनी ओर क्यों लगाएगा, सेंटर की ओर क्यों लगाएगा, क्योंकि ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, जब नेगेटिव सिग्मा है इस पे तो ऑब्वियसली नेगेटिव चीज क्या होता है, अपनी ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ओके। तो ओवरऑल जो फोर्स लगेगा, फोर्स कितना होता है, इस इलेक्ट्रॉन पे कितना लग रहा होगा, इसका चार्ज वो ले लिए इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर है, तो ओवरऑल अंदर की ओर होना चाहिए, तो यानी ये क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कैंसिल क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारे पास ओवरऑल क्या बचेगा, फोर्स जो होगा ई इंटू माइनस माइनस प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स अपन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तुमने फोर्स निकाल लिया, यानी ये जनरल मैंने एक्स क्यों लिया है यहाँ पे, ठीक है, मैं किसी जनरल एक्स डिस्टेंस पे बता रहा हूँ कि कितना फोर्स लगेगा, जब ये अंदर आएगा ना, पहले तो ये √3 r डिस्टेंस पर था, बट कोई जनरल कोई पॉइंट लेंगे तो वो पॉइंट एक्स डिस्टेंस पे है यहाँ से, ठीक है, तो वो पॉइंट एक्स डिस्टेंस पे है, तो मैंने तभी वही एक्स लिया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है, और इसलिए तुम्हें पता होगा सीट के कारण, इनफाइनाइट के कारण कोई एक्स पे डिपेंडेंट, लेंथ पे डिपेंडेंट होता ही नहीं है, ठीक है, तो ये मैंने टोटल फोर्स निकाल लिया। अब मेन आगे काम कर क्या करना है वो देखो, अब इसे मिटा देता हूँ, अब इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम दो मैटर से सॉल्व कर सकते हैं, इसे दो मैटर से कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताता हूँ। पहले जो मैंने अपना मेरा मैटर है मैं पहले बता दूँ, ठीक है, और एक बुक्स की भी मैटर होती है, बुक्स अपने अलग मैटर से सॉल्व करते हैं और सबके अलग अलग मैटर होते हैं, राइट, बट मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने का सोचा, ठीक है। मैं बताता हूँ मैंने क्या किया, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करूँगा, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, ये यूज करूँगा मैं। होगा क्या, तुम्हारा सेंटर यहाँ पे और तुम्हारा बॉडी यहाँ से मूव कर रहा है, मूव करते हुए कितना डिस्टेंस मूव करेगा, √3r, तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा वॉक डाउन होगा कुछ, ठीक है, फोर्स इधर की ओर है और डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर है, तो कुछ वॉक डाउन होगा, तो वॉक डाउन कितना हो जाएगा, f.dx का इंटीग्रेशन, है ना। तो चलो कर देते हैं वॉक डाउन, कितना हो जाएगा, f फोर्स कितना है, e सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स अपन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx। अब इसे हम क्या करेंगे, ये क्या हो गया, वॉक डन, और वॉक डन बाई फोर्सेस तुमने पढ़ा होगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू व्हाट, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, तो ये जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर है, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो 0 है, बॉडी रेस्ट में था, फाइनल कितना हो जाएगा, ½ mv², ओके, कितना हो जाएगा, ½ mv²। अब यहाँ से क्या करोगे, पहले तो इसे इंडिकेट कर लोगे, वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन कितना हो जाएगा, इंडिकेट कर लोगे, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, √3r से r तक, 0 तक जा रहा है, सेंटर तक। तो जब इसे इंडिकेट करोगे ना ये वाला पार्ट को, तो इंडिकेट करने के बाद तुम्हारा कुछ आएगा वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से सिंपली तुम क्या करोगे, लिमिट रखोगे ये, और यहाँ से v निकाल लोगे। तो जब तुम निकालोगे v, तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, मैं बता दूँ, √σ(E)r/m E0 ठीक है, ये आंसर आने वाला है। इसे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बस यहाँ से मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं, बाकी मैंने बता दिया। अब सेकंड अप्रोच पे आते हैं। सेकंड अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन करने का, ठीक है, एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम तुमने पढ़ा था इसलिए मैंने इसका यूज करना यहाँ पे बता दिया। सेकंड अप्रोच क्या है वो देखते हैं, ठीक है, सेकंड अप्रोच उससे भी हम कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ देखो फोर्स, मैंने फोर्स यहाँ लिखा ना, फोर्स कितना होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स जो होता है मेरा वो कितना होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। और ये कितना हो गया, मास, एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना होता है, dv/dt, ठीक है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं m। फिर इससे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है मेरा x का फंक्शन है, ठीक है, तो मुझे x चाहिए, ठीक है, टाइम तो है नहीं, टाइम को लिमिट करने क्या करेंगे, मैं ऊपर dx लिख दिया और नीचे dv/dt
अपन dx लिख दिया और फिर यहाँ dt कर दिया, फिर dx से dx कैंसिल होने के बाद फिर तो मुझे यही मिलने वाला है। तो देखो m, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है x डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, तो dx बाई dt कितना हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा vx, ठीक है, अंदर की ओर वेलोसिटी, जनरल वेलोसिटी vx ऐसे ले लो, ऐसे भी ले सकते हो या फिर सीधा v ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और ये कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा dv अपन dx, ठीक है। अब ये किसके ऊपर इक्वल है, इसके इक्वल है, e सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट x अपन रूट अंडर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब क्या करोगे तुम, dv को यहीं पर रहने दोगे, dx को इधर भेज दोगे, तो कितना हो जाएगा मेरा m v dv इक्वल टू कितना हो जाएगा e सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर dx। और फिर दोनों साइड क्या करोगे, इंडिकेट कर दोगे, वेलोसिटी 0 से जनरल v है फाइनल जो तुम्हें चाहिए, और e का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू रूट 3r से 0 तक। बस अब सॉल्व कर लो इसे लिमिट लगा के और आंसर आ जाएंगे, ठीक है। आई थिंक तुम्हें नीचे नहीं दिख रहा होगा, बट मैंने जो बोला वो तुम्हें समझ में आ गए होंगे, तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो इसे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन करने का दो अप्रोच हो गया, मैंने दोनों बता दिया। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा तुम्हें, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। और एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, थर्ड है, चलो उसे देखते हैं एक बार, पहले इसे मिटा लेते हैं। देखो एग्जाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एडवांस में, तो मैं इजी क्वेश्चन में करा के फिर वो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इजी मानता हूँ कि एडवांस में भी कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं, ठीक है, बट सारे इजी नहीं आते, ठीक है। इतना तो तुम्हें आना चाहिए जितना मैं करा रहा हूँ। तो तुमने एडवांस में क्या करते हैं कि तुमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े ना, उनका एप्लीकेशन, उनका यूज वो करते हैं दूसरे चैप्टर्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हेमिस्फेरिकल शेल इज E naught, okay. Now two portion of the hemispheres are cut from either side and the remaining portion is shown in figure. और फिर इसने क्या बोला, इफ एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सिमेट्रिक यूज करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे सिमेट्रिक का कैसे यूज करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है, एक तो जनरल हम लोग जनरल जो पढ़े हुए हैं E.ds वाला, जो भी सॉरी E.ds कह रहा हूँ तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला आके, ठीक है, डी इंटीग्रेशन वही क्या होगा, इंटीग्रेशन के डी क्यू अपन आर स्क्वायर जनरल लगा के, बट इससे निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। और इसे नॉर्मली मेथड से नहीं निकाल सकते, इस क्वेश्चन के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करना पड़ेगा। मैक्सिमम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैं वो मेथड यहाँ नहीं बताऊंगा। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि सिमेट्रिक वाला ये चीज से ऐसे कैंसिल होता है, वो कैंसिल होता है, वो बताना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बट क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा है, इसलिए मुझे अभी यहाँ सिमेट्रिक वाला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो चलो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, एक बार ड्रॉ करके देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन में जो फिगर दिया उसको ड्रॉ करते हैं। कुछ ऐसा दे रखा है, दिस इज माय बेस, ओके, सर्कुलर बेस है और ये ऐसा कुछ है, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसको 4 पार्ट में बांट लेते हैं ऐसे, और ये इसको सेंटर बोलते हैं, ठीक है। जो हेमिस्फीयर है ना, उसका जो सर्कुलर बेस है उसका सेंटर यहाँ पे मान लेते हैं, और फिर कैसे इसको ऐसे लेके गया समथिंग ऐसे, ठीक है। उसके बाद ऐसे कुछ, और फिर इसको ऐसे बनाया गया, और साथ साथ में और कुछ ऐसा है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं बट ठीक है। और कौन सा एंगल दे रखा है, इस एंड से अगर इसको मिलाते हैं सेंटर को, ठीक है, तो ये जो एंगल है ये बीटा है, और इस एंड से अगर मैं मिलाता हूँ इसको ऐसे, तो ये एंगल अल्फा है, यानी ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये भी 60 डिग्री है तुम्हारा, कहाँ गया, ये खुद का एंगल 60 डिग्री दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि ये 3 इक्वल पार्ट्स में बटे हुए हैं, 60 डिग्री का ये है खुद, 60 डिग्री का ये है, और 60 डिग्री का ये है। अब मुझे सिर्फ इसके कारण पूछ रहा है, ये दो को इसने निकाल दिया है, ठीक है, इन दो पार्ट को इसने निकाल दिया है। ये भी 60 डिग्री बना रहे थे यहाँ पे एंगल, ठीक है, और ये भी 60 डिग्री, कुछ इस तरह का चीज है, देखो ध्यान से, अगर इसे मैं ऐसे बनाऊँ ना ऐसे, तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल ये एंगल ये भी इस तरह बोलेंगे, यहाँ सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ना ऐसे, ये 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये इसका
टॉप मोस्ट पॉइंट को दो को पकड़ो और ऐसे मिलाओ सेंटर के साथ, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब पूरे के कारण क्या दिया हुआ था मुझे, ई नॉट दिया हुआ था पूरे के कारण। अब दो पार्ट क्या किया गया, ये अब इसको 3 इक्वल पार्ट में बांटा गया, 60 डिग्री जो कंटेन कर रहे थे सेंटर पे। ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट, और उनके दो पार्ट्स को निकाल दिया गया है, तो सिर्फ एक पार्ट बचा ये वाला। अब इसके कारण पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो देखो एक चीज समझने की कोशिश करो, ये जो मेरा पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन, इसका सेंटर यहाँ पे होगा, यहां से सेंटर को मिला हुआ ऐसे। ठीक है, ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट करेगा, इसका मैग्नीट्यूड ई ले लेते हैं। ये भी सेंटर से इसका क्या है, सेंटर, ये दो पॉइंट है, इसका सेंटर तो यहाँ पे गए, इससे इसको मिलाओ और ये सीधा नीचे जाएगा। ये कितना जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और ये कितना, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई। मतलब क्योंकि ये सारी चीज सेम है। ठीक है, सारी चीज सेम है और सिमेट्रिकली है इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, यहां से देखो तो सेम दिखेगा, यहां से देखो सेम दिखेगा, यहां से सेम दिखेगा। फर्क इतना ही है कि ये जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा उसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा, ये जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा उसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा, और ये जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा उसका डायरेक्शन नीचे की ओर होगा। बट एट द एंड सबका मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है, ई ई ई। ठीक है, ध्यान से देखो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट ध्यान से समझने की कोशिश करो एक बार। ये मेरा सेंटर है, एक ऊपर वाला जो ये पोर्शन वाला था ना, ऐसे करके ये पोर्शन वाला पार्ट है, इससे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, इसके सेंटर को पकड़ो और यहां से मिलाओ, तो ये वर्टिकली नीचे की ओर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई। मैंने एज्यूम किया कि इसके कारण ए के कारण ई है। ठीक है, तो ऑब्वियसली सिमिलरली इसके कारण जो सेम होगा यहाँ पे जो बन रहा है, इसके कारण इसके सेंटर पकड़ो और इसको ऐसे मिलाओ, ये कितना बनाएगा, ये भी ई बनाएगा, और ये जो एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों, ये पूरा 60 है, पूरा 60 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30, सॉरी ये एंगल कितना हो जाएगा 30, और ये भी कितना हो जाएगा 30, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये एंगल 30 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, और ये एंगल कितना बन जाएगा तुम्हारा, ये एंगल ये 60 डिग्री बन जाएगा। ओके, सिमिलरली ये वाला पोर्शन को पकड़ते हैं, ये वाला पोर्शन को, इसका मिड पॉइंट को पकड़ो, इसको मिलाओ, इसको खींचो आगे, तो कितना हो जाएगा ई, और ये एंगल कितना हो जाएगा 60, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इन दोनों को ब्रेक करते हैं, इसके टेंजेंशियल और इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसको ब्रेक करेंगे, तो ये वाले को भी भूल जाओ थोड़ा देख ली, तो इसको अगर ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर का कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, ई cos 60 डिग्री, इसको ब्रेक करें। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई sin 60 डिग्री। सिमिलरली इस वाले को अगर ब्रेक करेंगे तो नीचे की ओर कितना होगा, ई cos 60 डिग्री, और इस वाले को ब्रेक करेंगे तो ई sin 60 डिग्री। ठीक है, ये वाला कॉम्पोनेंट जो कैंसिल कर लेंगे, और नीचे क्या हो जाएगा, मेरे पास बचेगा एक ई बचेगा, ई प्लस ई cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2 प्लस ई cos 60 डिग्री ई बाय ई 1/2, यानी ओवरऑल कितना हो जाएगा 1/2 1/2 और 1 कितना हो जाएगा 2e। और ये जो 2e आया ना, 2e ये किसके बराबर है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा था, ई नॉट। ठीक है, अब मुझे ई सिर्फ एक पोर्शन के लिए चाहिए, हमने क्या माना, एक पोर्शन कितना माना, ई मान रखा पहले से, तो यहाँ ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, E0/2। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। मुझे पता है थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया समझने में चीजों को, बट रुको, अगर मैं प्रॉपर मेथड यूज करूँ ना, छोटा सा डीएस लेके फिर यहाँ पे निकालू तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा निकालना, मेरे लिए नहीं बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो इसको इस तरह सिमेट्रिकली समझते हैं थोड़ा, तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, पहले इसे मिटा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, चलो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बॉल ऑफ रेडियस r कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज whose volume charge density at a point is given by rho is equal to rho naught 1 minus r upon r. Okay, ठीक है, where p naught is a constant and r is the distance of a point from the center, and assume the permittivities of the ball and environment to be unity, okay, equal to unity. ठीक है, find the अपने क्वेश्चन में क्या पूछा है, find the magnitude of
द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉल। ओके ठीक है। और फिर पूछना है द मैक्सिमम इंटेंसिटी ई मैक्स एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस आर एम। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, ये मेरा बॉल है, कुछ ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने, ठीक है। और ये बोला है कि ये मतलब इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो कितना है, रो नॉट 1 माइनस आर अपन आर, यानी ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो किसका फंक्शन है, आर का फंक्शन है। अगर मैं कोई जनरल पॉइंट अंदर लूं, ठीक है, स्फीयर के अंदर आर डिस्टेंस पे, ठीक है, तो वहां का जो रो होगा वो ये होगा, ठीक है, यानी हर एक पॉइंट का रो जो होगा ना वो डिफरेंस होने वाला है। ओके, तो चलो आप देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जनरल को एक रेडियस लिए, एक पॉइंट पी लिए, ठीक है, और जनरल एक रेडियस आर का लिए एक स्पेस में बनाते हैं ऐसे छोटा सा, ठीक है, एक स्फीयर बनाया हमने। तो एक काम करते हैं, ये तो मेरा स्फीयर का एक काम करते हैं, चलो एक छोटा सा इसमें डी आर काट लो, डी आर लेंथ का एक स्फीयर बनाते हैं, हॉलो स्फीयर बोल सकते हो जिसका विड्थ कुछ है, ठीक है, ऐसे इतना बड़ा मैंने स्फीयर लिया। ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने कर रखा होगा, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और इसका विड्थ जो है वो डी आर है, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा ना, ये वॉल्यूम इसको डीवी बोल देते हैं, ठीक है, डीवी कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और विड्थ कितना है, विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है, इंटू डी आर। ये तो मुझे वॉल्यूम मिल गया। अब ये वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम कितना चार्ज कंटेन कर रहा है वो निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा डी क्यू, वो कितना हो जाएगा, बस इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है, ये रो नॉट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो सॉरी रो नॉट नहीं, रो से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ओके, अब क्या करते हैं, डी क्यू को निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से। तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना है, और रो नॉट है तो रो नॉट को बाहर रख दो, कांस्टेंट है, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस आर अपन आर इंटू डी आर। तो ये मेरा छोटा सा जो यहाँ जितना वॉल्यूम कंटेन करा है, ये विड्थ वाला स्फीयर, ठीक है, हॉलो स्फीयर बोल सकते हैं, वो उसमें कितना चार्ज मुझे मिला, कितना मिला डी क्यू। अब क्या करना है मुझे, 0 से r तक कितना कंटेन कर रहा है ना, 0 से r तक मेरा कितना कंटेन करेगा चार्ज, वो निकालेंगे। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, तुम भी सोच रहे हो कि तुम्हारे मन में डाउट हो, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, 0 से r तक क्यों चार्ज को निकाल रहा हूँ, ताकि मैं गॉस लॉ लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकूं, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ओके, इसलिए चलो यहाँ पे क्यू निकालते हैं, क्यू आर मतलब क्या है, 0 से r डिस्टेंस तक कितना चार्ज कंटेन कर रखा है या अंदर वाला स्फीयर, ठीक है, वो कितना था, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, रो नॉट 4 पाई आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, तो आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब अपन आर इंटू डी आर, और आर का वैल्यू कहां से को, आर इक्वल टू 0 से जनरल आर तक, आर इक्वल टू आर तक। ओके, तो यहाँ सॉल्व करते हैं, क्यू आर कितना आता है, इसे कांस्टेंट में बाहर कर दो, रो नॉट 4 पाई, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, आर स्क्वायर डी आर का आर क्यूब अपन 3, ठीक है, लिमिट लगाने के बाद भी, एंड इसे कितना हो जाएगा आर का पावर 4 बाई 4 आर, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने के बाद फाइनली मुझे ये मिल गया, फाइनली मुझे क्यू आर मिल गया। यानी मैं अगर जनरल आर रेडियस तक लूंगा ना, 0 से आर रेडियस तक, तो यहाँ जो ये जो टोटल चार्ज कंटेन होगा इस स्फीयर में, वो कितना होगा, इतना होने वाला है, रो नॉट इंटू 4 पाई आर क्यूब अपन 3 माइनस आर का पावर 4 अपन 4 आर, ठीक है। ये तो मैंने निकाल लिया। अब देखो अब क्या करना है, अब सब कुछ आसान से होने वाला है, ठीक है। अब हमें क्या लगाने वाला है, यहाँ कोई एक पॉइंट लेते हैं अंदर, ठीक है, P, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब एक काम करते हैं, गॉस लॉ लगाते हैं, फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट, E डॉट एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पे, एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पे, एरिया इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds लिख देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड और ds जो वेक्टर है, ds का जो वेक्टर एरिया जो वेक्टर रहेगा इसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर की ओर होगा, ठीक है। तो क्या होगा तुम्हारा E ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा इक्वल टू Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा हर एक पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक है तो हर एक पॉइंट पे ये मैग्नीट्यूड है, ऑब्वियसली कांस्टेंट होगा, बाहर कर दो, और ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपल,
क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ds का इंडिकेशन कितना आने वाला है यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इनक्लोज कितना है यहाँ पे, यहाँ से पुट कर दो, क्यू आर कितना है यहाँ पे रो नॉट इंटू 4 पाई आर क्यू अपन 3 माइनस आर 4 अपन आर, ओके 4r अपन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये तुम्हारा निकल चुका है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो यहाँ आर स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ आर क्यू का आर बच जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया तुम्हारा रो नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर अपन 3 माइनस आर स्क्वायर अपन 4r, ठीक है। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया किस पॉइंट पे, या फिर कितने डिस्टेंस पे सेंटर से, तो सेंटर से r डिस्टेंस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमें, ठीक है। तो ये बहुत उतना इसको दो तरीके से, एक और तरीके से कर सकते थे सिंपल हम क्या बोलते हैं कि सीधा ये जो इलेक्ट्रिक जो चार्ज है ना, चार्ज के क्यू बाई आर डायरेक्ट लगा देते हैं फॉर्मूला, के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू मुझे पता है तो के क्यू बाई आर स्क्वायर लगाते तब भी आंसर वही आता है। बट मैंने प्रॉपर मेथड का यूज किया, मैंने गॉस लॉ का यूज करके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ठीक है। और हम चाहते तो क्या करते हैं, इसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं, इसको सेंटर पे ले आते हैं और सिंपल के क्यू बाई के क्यू आर अपन आर स्क्वायर लगाते हैं, तब भी यही मुझे मिलता है, ठीक है, क्योंकि क्यू आर मुझे पता है कितना है यहाँ पे, ओके। तो इस तरह से हमने क्यू आर ई आर निकाल लिया। अब मुझसे सेकंड ऑप्शन में क्या बोला है, ये तो फर्स्ट ऑप्शन में मैंने निकाल लिया, और फिर बोला है एंड आउटसाइड द बॉल के आउटसाइड भी निकालना है, ठीक है। तो बॉल के आउटसाइड भी निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं कितना आने वाला है बॉल के आउटसाइड। अब बॉल के आउटसाइड के लिए निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपल है, अगर ये बॉल है ना इतना बड़ा और ये मुझसे बोला है कि आउटसाइड किसी पॉइंट आर पे निकालना है, जो कि आर ग्रेटर देन आर है, ठीक है, ये रेडियस आर है। तो मैं क्या करूंगा, टोटल इसमें चार्ज निकालूंगा सिंपली, तो और लगा दूंगा ई आर, जो कि हो जाएगा आउटसाइड के लिए कितना हो जाएगा के टोटल चार्ज क्यू अपन डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। अब टोटल चार्ज कितना होगा, तो यहां से निकाल लेते हैं, आर का वैल्यू जो है ना क्यू आर, अब यहां लिख देते हैं, मतलब इतने रेडियस तक में कितना चार्ज कंटेन करेगा, तो कितना हो जाएगा रो नॉट इंटू 4 पाई, और आर की जगह पे बड़ा रख दो, तो आर क्यू अपन 3 माइनस आर 4 अपन आर 4, ठीक है। ये हो गया मेरा टोटल चार्ज, ठीक है, यानी इसको बोलेंगे बड़ा क्यू। अब क्या करेंगे हम, अब देखते हैं क्या करना है, ठीक है। एक काम करते हैं, ऊपर कहीं लिख लेते हैं या फिर यहाँ लिखते हैं, ठीक है, स्पेस नहीं है तो कहीं लिख देते हैं। अब फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड आर आउटसाइड के लिए कितना होता है, के का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू का वैल्यू कितना है रो नॉट इंटू 4 पाई, और फिर ये वाला डाटा आर क्यू अपन 3, और आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो आर क्यू अपन 4, ठीक है। तो ये हो गया 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो मेरा जो ई आर नॉट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा रो नॉट अपन एप्सिलॉन नॉट, और इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आर क्यू अपन 12, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा आउटसाइड द स्फीयर के लिए, और नीचे आर स्क्वायर छूट गया, ठीक है, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर हो जाने वाला है बाहर के लिए। तो ए ऑप्शन मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। थोड़ा लेंथी था क्वेश्चन, बट तुम जब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, मुझे तो एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने थोड़ा टाइम ले लिया, बट तुम अगर ज्यादा प्रैक्टिस जल्दी करोगे तो जल्दी से बना पाओगे, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में और आए हुए भी है। अब देखते हैं बी नंबर ऑप्शन क्या बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछा है, तो हम कैसे निकालेंगे, हम ये वाला इसका यूज करेंगे, इस वाले का यूज करने वाले हैं, ठीक है। बाकी को मिटा देते हैं, थोड़ा स्पेस चाहिए हमें, ठीक है, तो मिटाते हैं इसे। देखो एडवांस में ना एक बात याद रखना, तुम्हें कैलकुलेशन से नहीं भागना होगा। अगर कैलकुलेशन से भागोगे ना तो एग्जाम में एडवांस में उतना अच्छा नहीं कर पाओगे जितना अच्छा करना है। तो कैलकुलेशन से प्लीज मत भागो। तुमने मैथ्स के क्वेश्चन देखे होंगे कितने कैलकुलेटिव रहते हैं, अगर तुम उनसे दूर भागोगे ना तो तुम्हें और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे वो। तो मैं बोलूंगा कैलकुलेशन करो, जितना ज्यादा कैलकुलेशन कर सकते हो ना उतना एडवांस में करो, क्योंकि कैलकुलेशन एट द एंड तुम्हें करना ही होगा। एग्जाम्स में भी बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा नहीं उन्हें छोड़ देंगे, सारे तो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन करना होगा। तो यहाँ पे देखो मुझे ई मैक्स बोला है, तो ई मैक्स के लिए क्या करना होगा हमको,
ई मैक्स किस आर में मिलेगा, ई मैक्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, DE/DR इज इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, DE/DR कितना हो जाएगा, रो नॉट बाई एप्सिलॉन, ये तो कांस्टेंट है, इसे यहीं पे रहे, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/3 और यहाँ पे माइनस मच हो जाएगा, हाँ 2R/2R, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कर दिया हमने बस सिंपली, और इक्वल टू 0 करना है। तो यहाँ से जो R का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2/3R, ठीक है। तो यानी इस R पे, इसको RM बोल देते हैं, इस रेडियस पे ना हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है, ठीक है। हमें क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है। तो अब पुट करते हैं ये R का वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तब देखते हैं ई मैक्स कितना आता है। तो हमारा ई मैक्स जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ई मैक्स कितना हो जाएगा, रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और R का वैल्यू कितना रखना है 2R/3, ठीक है। तो 2R/3 माइनस यहाँ पर रखते हैं फिर, और कितना हो जाएगा 4/9 R²/R, ओके। तो ये हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, चलो सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है, ठीक है। ई मैक्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मेरा, रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से क्या करेंगे एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेने में क्या होगा हमारा, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर तो 4 तो कैंसिल हो गया, एक मिनट, यहाँ अगर पुट करेंगे ना तो यहाँ से 4 कैंसिल होने वाला है, 4 तो कैंसिल हो गया, तो ये 4 हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाँ यहाँ पे 3 छूटा हुआ है, × 3 कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2R/9 माइनस R/9, ठीक है, R/9। तो कितना हो जाएगा, ई मैक्स हो जाएगा तुम्हारा रो नॉट R/9 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगा। और फिर तुम्हें किस रेडियस से मिलने वाला है, तो ये वाला रेडियस से मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर इसका तुम चाहो तो ग्राफ भी बना सकते हो, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, क्वाड्रेटिक है, ऐसा कुछ बनने वाला है, 0 पे 0 हो जाएगा, 0 पे 0 हो जाएगा, और ऐसे करके कुछ जाने वाला है, ठीक है। और ये R/R पे ऐसे करके ग्राफ बनने वाला है, ठीक है। और ये मैक्सिमम मिलेगा किस R पे, तो R = 2/3R पे, ठीक है, ऐसे ग्राफ बनने वाला है, और ये पॉइंट तुम्हारा R हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप तुम्हें वीडियो समझ में आया होगा, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। और मैं बोलूँगा एडवांस में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन करो, और आगे इन तरह के और सारे चैप्टर्स को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। तो इस चैनल पे बने रहो, इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लो, और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, ठीक है, एंड दोस्तों के साथ शेयर करो। और चलो तब तक के लिए पढ़ो, और मैं भी पढ़ता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। एग्जाम्स नियर है, और 1 मंथ अप्रॉक्स तुम्हारे अभी एग्जाम्स में 4th अटेम्प्ट को लिए क्या हो गया कि डेट बढ़ गया, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि प्रिपरेशन करो, एडवांस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते हैं, बाय।